कल हम लोग बात कर रहे थे उन अपराधों के बारे में जो लोक सेवकों द्वारा ही किए जाने संभव है, उनके अलावा उन्हें कोई नहीं कर सकता। ऐसे अपराध इस अध्याय में रखे गए, ये बात हो रही थी। 202 यहां तक बात हुई, और 202 अगर पुरानी आईपीसी के हिसाब से जोड़ते चलेंगे तो इस चैप्टर में 166 आईपीसी से जो अपराध थे वो लिखे गए 198 से। तो 198 के क्रम में गिनते चले जाएंगे तो आपको पिछले, ठीक है, यानी पिछली आईपीसी में 166 के हिसाब से गिनते चले आएंगे उस ऑर्डर में, तो 202 के लिए पिछली आईपीसी में जो सेक्शन था वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। 202 कह रहा था कि लोक सेवक जब विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोक सेवक ऐसे पद पर है जहां उसे व्यापार करने से रोका नहीं गया है तो लग सकता है। ठीक है, जैसे जो आईपीसी में 21 श्रेणियां, सॉरी 12 श्रेणियां लोक सेवकों की बताई है, उनके मुताबिक लोक सेवक की श्रेणी में हम आ जाएंगे। लेकिन हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है वो सिर्फ इतना कि हम सरकार के खिलाफ वकालत नहीं कर सकते। जिसमें सरकार पार्टी है उसमें हम वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार के खिलाफ, सरकार पार्टी तो है और हम सरकार के पक्ष में ही हैं, तब तो कोई बात ही नहीं। हम सरकार के खिलाफ नहीं हो सकते, सरकार के पक्ष में तो हम हमेशा ही होते हैं, हम तो वकालत ही सरकार की करते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं हो सकते। और चूंकि क्रिमिनल इसमें अक्सर 90% सरकार के, ठीक है, खिलाफ ही होता है, क्योंकि अपराधी उसने अगर अपराध किया है तो सरकार प्रोसिक्यूट करेगी, सरकारी उसमें पक्ष होगी। और चूंकि हम सेशन कोर्ट के समक्ष होते हैं तो सेशन कोर्ट के समक्ष तो अगर परिवार पर भी संस्थित हुआ है तो भी प्रक्रिया एक ही हो जाएगी। आप बीएनएस देखते हैं कि सेशन कोर्ट के समक्ष वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल, सम्मन ट्रायल न तो ये है और न वहां पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित, इस प्रकार का कोई भेद है। वहां तो प्रक्रिया एक ही है और वहां सीधे सीधे कह रहा है कि मामलों का संचालन लोक अभियोजक करेगा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वही मामलों का संचालन करेगा। तो सेशन कोर्ट में हम तो हमेशा सरकार के, ठीक है, पक्ष में ही होंगे। लेकिन दीवानी जो मुकदमेबाजी होती है उसमें प्राइवेट पर्सन पक्षकार होते हैं, तो वादी प्रतिवादी, हां उसमें भी सरकार पक्ष हो सकती है। ठीक है, सरकार के खिलाफ आप सरकारी भूमि पर कब्जा करोगे, सरकार आपके खिलाफ मुकदमा लाएगी, ठीक है ना। या आपने सरकार की भूमि पर कब्जा कर लिया है तो सरकार विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, आपसे जमीन खाली कराएगी, आपको बेदखल करेगी। तो सरकार दीवानी मामलों में भी पक्ष हो सकती है। अगर सरकार दीवानी मामलों में पक्ष है तो हम दीवानी मामले में भी सरकार की खिलाफत नहीं कर सकते। अदरवाइज प्राइवेट पार्टी अगर हैं तो हम वहां वकालत कर सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं। यानी पब्लिक सर्वेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्हें व्यापार करने से रोका गया, और ऐसे भी हो सकते हैं कि न रोका गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई विशेष व्यापार करने से या किसी विशेष व्यक्ति के साथ व्यापार करने से या किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में व्यापार करने से यह रोका गया हो, यह सब संभव है। और अगर रोका गया है फिर भी आप व्यापार में लगते हैं तो 202 जो वर्तमान में है और इसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन जो भी आईपीसी में होगा 166 के मुताबिक गणना करने पर जहां पर आ जाए उस सेक्शन के मुताबिक
आप दंड के पात्र होंगे। और हमने कहा ना कि आईपीसी इसीलिए सबसे बेहतर इनेक्टमेंट दांडिक विधि में माना गया है, क्योंकि यह अनुभव पर आधारित है। जैसा जैसा अनुभव होता गया वैसे वैसे इसमें सेक्शन जोड़े गए और वैसे वैसे इसको स्वरूप और प्रारूप दिया गया है। हमने आपसे कहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आई, क्या था? एक व्यापारियों का संगठन, जिसे इंग्लैंड के राजा की ओर थे, ठीक है, क्योंकि वे सब इंग्लैंड की प्रजा थे और उन पर इंग्लैंड का जो संप्रभु था उसकी संप्रभुता का विस्तार था। और इंग्लैंड का संप्रभु उस जमाने में इंग्लैंड से 1600-1700 किलोमीटर और ज्यादा होगा। इतनी दूरी पर स्थित हिंदुस्तान में अपने प्रजाजनों पर अपने प्राधिकार अर्थात अपना न्याय ये प्रशासित नहीं कर सकता था। और व्यक्ति की विशेषता है, वो जहां भी रहेगा झगड़ा जरूर करेगा। तो इंग्लैंड के संप्रभु ने अपना प्राधिकार प्रत्यायोजित कर दिया था किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रमोटर्स या जो व्यापारी हिंदुस्तान में आ रहे थे, ठीक है, उनको अपना प्राधिकार प्रत्यायोजित कर दिया था। उस प्रत्यायोजित प्राधिकार से वो हिंदुस्तान में जो इंग्लैंड के संप्रभु के प्रजाजन थे अर्थात उसके अधीनस्थ व्यापारी, उन पर न्याय प्रशासित करता था। लेकिन हिंदुस्तान में यहां भी संप्रभु था और यहां का जो संप्रभु था उसके प्राधिकार का विस्तार उसके राज्य के प्रत्येक स्थान पर हो रहा था। तो तुम इंग्लैंड के संप्रभु से प्राधिकार का प्रत्यायोजन ये करा लाए हो गए, लेकिन इस धरती पर अगर झगड़ा करोगे तो यहां का संप्रभु न्याय प्रशासित करेगा। कानून तो यह है। तो भले ही उस काल में इंटरनेशनल लॉ इस रूप में विकसित न हुआ हो कि एक संप्रभु दूसरे संप्रभु की संप्रभुता का सम्मान करेगा, इस रूप में भले ही विकसित न हुआ हो, लेकिन ऐसा इंटरनेशनल लॉ उन दिनों भी मौजूद था। न होता मौजूद तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में भेजकर यहां के संप्रभु से इंग्लैंड के सम्राट द्वारा दिए गए प्राधिकार के आधार पर अपने लोगों के बीच अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों और कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच न्याय प्रशासन का कार्य करने के लिए अनुमति मांगने की जरूरत होती ही नहीं। इसका मतलब इंटरनेशनल लॉ का यह नियम उन दिनों भी मौजूद था कि प्रत्येक संप्रभु दूसरे संप्रभु की संप्रभुता का सम्मान करेगा। यह नियम उन दिनों भी मौजूद था। सर थॉमस रो वो अनुमति लेकर आया और उसके बाद इंग्लैंड से आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख अधिकारी था, जिसे उन दिनों वायसराय कहते थे, गवर्नर जनरल तो बाद में हुआ, ठीक है, गवर्नर जनरल तो बाद में हुआ है, उसे वायसराय कहते थे। और उस वायसराय को न्याय प्रशासित करने का अधिकार मिल गया। लेकिन गधे को गाय कहोगे तो गधा गाय नहीं होता। वायसराय व्यापारी ही था, आपने वायसराय कह दिया तो क्या था? तो वो ओरिजिनल व्यापारी। व्यापारी होना खराब बात नहीं है, लेकिन व्यापार के लिए व्यापारी होना अच्छी बात है। न्याय के लिए व्यापारी को बैठाल देना खराब बात है, और व्यापार में न्यायाधीश को बैठाल देना यह भी खराब बात है। न्यायाधीश व्यापार चौपट करेगा और व्यापारी न्याय के क्षेत्रों में त्राही त्राही बचा देगा। इसीलिए का सिद्धांत क्या? जिसका काम उसी को साझे, ठीक है, और करे तो उसके लिए
नीति क्या है? तो फिर डंडा ये बजना चाहिए। ठीक है, तो जिसका काम है उसी को मिलना चाहिए। अब आपने न्यायाधीश के पद पर व्यापारी को बैठा दिया, उसका परिणाम समाज में देखने को मिला। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल है, जब आप का जो लीगल हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे छोटी छोटी बातों के लिए मृत्युदंड। ठीक है, कुछ दिन पहले हमारे देश में भी ऐसा होता था, कोई बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, हमें लगता 20-25 साल हुए होंगे अधिकतम, तब ये चैलेंज किया गया कि कर्फ्यू में देखते ही गोली मार दो। ये जो आदेश दिए जाते हैं ये असंवैधानिक है, नहीं चल सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए क्योंकि कर्फ्यू की घोषणा, ये आप कौन से सेक्शन में करते हो? कर्फ्यू की घोषणा पूर्व का जो 144 सीआरपीसी है और वर्तमान में जो 163 सीआरपीसी है उसके अंतर्गत होती है, क्योंकि उसके अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शक्ति है कि अगर उसे लगता है किसी बलवे या दंगे की स्थिति को दबाने के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए कई विषय वहां पर लिखे हैं, उन विषयों के हित में लोगों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपने प्रबंध, अपने प्राधिकार के अंतर्गत आने वाली संपत्ति की विशेष व्यवस्था करें या जीवन का कोई विशेष ढंग अपनाएं, तो वह ऐसी अपेक्षा कर सकता है। और उस अपेक्षा के करने का जो तरीका होगा वो 144 सीआरपीसी, 163 बीएनएसएस वहां वर्णित है, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। और जब वो तरीका निश्चित कर देगा जिस ढंग से आपको व्यवहार करना है, तो जितने समय तक वो घोषणा प्रवर्तन में रहेगी उतने समय तक आप बाध्य हैं कि आप उसी प्रकार से व्यवहार करें। तो 144 में जब वो ये देखता है कि अब मानव जीवन की सुरक्षा किसी भी ढंग से संभव नहीं, तो वो ये कहता है कि नहीं, घर से कोई नहीं निकलेगा, ठीक है, सब घरों में रहेंगे, सड़क पर सिर्फ फोर्स रहेगी। लेकिन अगर 144 का उल्लंघन किया जाए तो सेक्शन कौन सा लगेगा? बस हम लोग इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसी में वो सेक्शन आएगा। पहले आईपीसी अगर देखेंगे तो 144 का उल्लंघन करने पर 188 इसके अंतर्गत दंड मिलता था, और अब 188 के लिए जो भी सेक्शन बनाया होगा उसके अंतर्गत दंड मिलेगा। कहे 223, और वो दंड बड़ा हल्का है। इसलिए आप ये कैसे कह सकते हो कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर गोली मार दो, देखते ही गोली मार दो, ये कह कैसे सकते हो? ये तो हत्या करने पर, विरल से विरलतम स्थिति में हत्या करने पर मिलने वाला दंड है। मात्र कर्फ्यू ऑर्डर का उल्लंघन हो गया तो आप ये कैसे कह सकते हो कि शूट एट साइट? ये हो कैसे सकता है? ये अधिकार अफस्पा, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट जिनका नाम है, और जो अशांत क्षेत्रों से निपटने के लिए बनाए गए हैं, विधायिका की जो अनुच्छेद 248 की अवशिष्ट शक्ति है उसके आधार पर, क्योंकि इस विषय का वर्णन किन तीनों सूचियों में है ही नहीं, तो अफस्पा जैसे कानून, उनमें यह शक्ति आर्म्ड फोर्सेस को दी जाती है। और इस शक्ति का नाम क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और वो शक्ति अशांत क्षेत्रों, उन्हीं में उपयोग में लाई जाएगी जो सशस्त्र विद्रोह के कारण अशांत है। आप देश के बाकी हिस्सों में जहां सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुई है, वहां कर्फ्यू जो कि 144 में घोषित होता है या 163 में घोषित होता है, और जिसके उल्लंघन के लिए स्पेसिफिक दंड है, उसके उल्लंघन के लिए स्पेसिफिक दंड प्रोवाइड है, वहां आप इस प्रकार का आदेश यदि दे रहे हो तो ये विधि की प्रक्रिया से दिया गया आदेश कहां है? इट इज नॉट ए कमांड,
अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। यही नहीं, मुकदमे का नाम हमें ध्यान नहीं है, लेकिन 10-20 साल पहले ही, अभी जल्दी की बात, जिसमें यह कहा कि कर्फ्यू के दौरान ये जो शूट एट साइट के ऑर्डर्स होते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं दिए जा सकते। शूट एट साइट अफस्पा जहां लागू है वहां होता है, इन जगहों पर नहीं हो सकता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब बताओ, नंद कुमार ट्रायल हम पढ़ते हैं, खाली उस पर आरोप यह है कि उसने एक रसीद फर्जी बना ली है, एक व्यापारिक दस्तावेज फोर्ज बना लिया। चलो मान लिया कि उसने व्यापारिक दस्तावेज फोर्ज बनाया, मान लेते हैं। हालांकि नंद कुमार का जो ट्रायल चला उसमें निष्पक्ष रूप से ये स्थापित नहीं है कि उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाया था, लेकिन चलो मान लेते हैं बनाया था। तो क्या फांसी दे दोगे? और नंद कुमार को दे दी फांसी। तो इस ढंग से न्याय प्रशासित हो रहा था। क्यों? व्यापारी है, ठीक है, व्यापारी, और व्यापारी व्यापार के लिए कुछ भी कर देगा। ये हम व्यापारियों की आलोचना नहीं कर रहे, किसी के घर में व्यापार होता हो तो वो बुरा न माने, लेकिन होता यही है। हम तो देखते हैं कि व्यापारियों के घराने में ये विशेषता आपको मिलेगी, एक भाई अरबपति होगा, उसके पास कितने पैसे ये उसे खुद नहीं मालूम होगा, और उसी का सगा भाई रोटी को मोहताज होगा, रोटी को, और वो उसकी कतई मदद नहीं करेगा। और उससे पूछो कि क्यों नहीं कर रहे हैं, बोले उनकी समस्या है, जाने, ठीक है, और कोई लड़ाई नहीं होगी उन दोनों के बीच, ठीक है। तो व्यापारिक चित्त सिर्फ अपने लाभ को देखता है, और व्यापार की विशेषता यही है, वो कर भी वही सकता है। व्यापार वही कर पाएगा जो सिर्फ अपने लाभ को देखेगा, इसके अलावा कोई व्यापार कर भी नहीं सकता। हमने कल भी कहा था कि नानक जैसे आदमी को व्यापार करने बैठा लोगे तो वो तो नाश ही कर देगा। वो तो कहेगा कि राम की चिड़िया राम ही खेत, खाओ चिड़ियों बरबर पेट, ठीक है। और आर्थिक प्रगति आपके हिसाब से तो व्यक्ति की महत्ता हो, विचार की महत्ता हो, सबको नापने का आधार ही यही है, ठीक है। इवन आप त्याग भी पैसों में आंकते हैं। उनने 1 लाख रुपए दे दिए, अरे भाई उनके पास 1 लाख थे, उन्होंने दे दिए, हमने 10 रुपए मेरे पास थे, हमने दे दिए। पैसों धनराशि थे, त्याग का आकलन अगर होगा तो गरीब तो त्याग कर ही नहीं पाएगा, गरीब के पास कुछ ही नहीं, इसका मतलब गरीब त्यागी नहीं हो सकता। आप ये प्रतिपादित कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाता है। तो व्यापार क्योंकि आज के समय में ऐसा महत्वपूर्ण हो गया है, और महत्वपूर्ण इसलिए नहीं हुआ कि वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी सोच की वजह से हो गया, क्योंकि आपके सामने कोई व्यक्ति महत्व ही इसीलिए अर्जित करता है, ठीक है, कि जीवन में उसने कितनी आर्थिक प्रगति की, इसी से आप महत्व को आंकते हैं। आपकी दृष्टि में राम इसलिए महान नहीं है कि वो एक आदर्श पिता है, वो एक आदर्श पति है, एक आदर्श भाई है, एक आदर्श राजा है। राजा के बेटे होते हुए वन वन भटके पिता के वचन के लिए, तो राजा के बेटे हुए, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने पुत्र धर्म के निर्वाह का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो युगों में, ठीक है, युगों में भी संभव नहीं। तो यह नहीं है सोच आपकी सोच यह है कि राज भरत इसलिए महान है क्योंकि, तो चूंकि आज आर्थिक प्रगति इतनी महत्व की हो गई है, इसलिए व्यापार आवश्यक चीज है, क्योंकि आज आदमी के आगे बढ़ने का जो माध्यम है वही व्यापार है, यह पैसा है। लेकिन पैसे के आधार पर किसी को कुछ भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में वायसराय को न्यायिक शक्तियां दी गई। तो वायसराय ने इस न्यायिक शक्तियों का उपयोग अपने हितों को ध्यान में रखकर किया, न्याय इसको ध्यान में रखकर अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया।
उसके ध्यान में अपना लाभ यह होता था जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बीच न्याय निर्णय करने की आवश्यकता यह होती थी। इसलिए यह अनुभव आया कि नहीं, लोक सेवक को व्यापार में लगने से रोकना ही पड़ेगा। अगर लोक सेवक खुद व्यापार करेगा तो लोक सेवक के पास लोक की शक्ति होती है, उसके पास विशेषाधिकार होते हैं, तो वो अपने व्यापारिक लाभ के लिए उन ताकतों का इस्तेमाल करेगा और अनुचित समृद्धि इसे हासिल करने की कोशिश ये करेगा। इसलिए ये सेक्शन 202 जैसे आईपीसी में भी आए और बीएनएस इसमें भी आए। ये अनुभव पर आधारित सेक्शन है, इसीलिए आईपीसी एक फाइन इनेक्टमेंट है, इससे बढ़िया इनेक्टमेंट बना ही नहीं। और कमोवेश वही बीएनएस में है, ठीक है। और अगर आईपीसी में भी वही था और बीएनएस में भी वही है तो बदलने की जरूरत क्या? इस पर तो पहला लेक्चर हो ही चुका, जब हम लोगों ने बीएनएस की शुरुआत की थी तभी हो चुका कि फिर भी इसे बदलने की जरूरत थी, इसलिए बदला गया। तो 202 कहता है विधि विरुद्ध रूप से का व्यापार में लगता है तो उसे 202 में वर्णित दंड दिया जाएगा। अब कहता 203 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है, इसका भी आधार वही है जो 202 के रखे जाने का आधार है। कानून विशेष प्रकार की संपत्तियां इन्हें आपको क्रय करने से रोक सकता है क्योंकि आप लोक सेवक हैं। सारे लोक सेवकों को रोक दे उस संपत्ति को क्रय करने से उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन लोक सेवकों के किसी विशेष वर्ग को किसी संपत्ति को क्रय करने से, किसी संपत्ति विशेष को क्रय करने से रोका जा सकता है या उस संपत्ति को क्रय करने के लिए बोली लगाने से रोका जा सकता है। वो तो आप लोक सेवक हैं। तो विभिन्न प्रकार की संपत्तियां नीलाम किए जाने के लिए आपको अधिकृत किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे, देखेंगे जब जो डिग्रीदार होगा उसके पक्ष में संतुष्ट नहीं होगी, यानी निर्णित ऋणी डिग्रीदार के प्राधिकार का सम्मान नहीं करेगा, तब न्यायालयीन प्रक्रिया से डिग्रीदार के पक्ष में जो डिग्री पारित की गई है उसे लागू कराया जाएगा। और उसे लागू कराने के लिए कई बार निर्णित ऋणी की संपत्ति इसे बेचने की नौबत आ सकती है, और उसे बेचने के लिए जिसकी नियुक्ति होगी वो आईपीसी की जो लोक सेवक की 12 श्रेणियां हैं उनमें से किसी न किसी के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर उसे बोली लगाने की सुविधा हुई या उस संपत्ति को क्रय करने की सुविधा हुई तो इस बात की बहुत संभावना है, क्योंकि अगर वो लोक सेवक हुआ है तो यह बिल्कुल तय है कि वो एक स्वतंत्र आदमी नहीं है। यह बिल्कुल तय है। अभी हम कह रहे थे कि लोक का सेवक हो या व्यक्ति का सेवक हो, जिसके अंदर सेवकाई है, ठीक है ना। या तो सेवकाई तुलसीदास की हो, जो उन्होंने लिखा था ना कि हम चाकर रघुनाथ के, जब तो रघुनाथ के चाकर है, ठीक है। और किसी नर के अब मनसबदार ये न तो होने की कोई आकांक्षा बची, न कोई इच्छा बची कि हम तो चाकर रघुनाथ के हैं, तो अब किसी नर के मनसबदार क्या बने हैं। लेकिन ये ऊंचाई तुलसीदास में ही दिख सकती है। जो व्यक्तियों का या व्यवस्था का सेवक होने को तैयार हो गया वो निश्चित तौर पर परतंत्र आदमी है। वो सोच की ऊंचाई को उपलब्ध व्यक्ति तो नहीं है, ये तो बिल्कुल तय है। और मजेदार ये कि आप आईएएस के साथ सेल्फी डाल रहे होते हैं, अजीब हालत है, समझ ही नहीं आता कि चल किधर रहा है मसला। अब सेल्फी लिए घूम रहे हैं, डाल भले ना रहो, गैलरी में फोटो जरूर रखे हुए हैं कि मौके बेमौके दिखा देंगे लोगों की, देखो आई डीएम साहब के साथ फोटो है। भले ही हमारे जैसे दो एक दोस्त फ्रेंड लिस्ट में हो तो शर्म के मारे डाल ना रहे हो, लेकिन गैलरी में रखे घूम रहे हो, ठीक है ना। तो अजीब हालत है। तो लोक सेवक कभी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हो सकता है,
ये परतंत्र व्यक्ति ही होगा, ये विचारों का परतंत्र हो, अपनी आदतों का परतंत्र हो, व्यक्तियों का परतंत्र हो, किसी का होगा परतंत्र। अब इस व्यक्ति से इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती कि अगर इसे ये सुविधा दी जाए कि ये उस संपत्ति को भी क्रय कर सके जिसे बेचने का हक स्वयं इसे है। ठीक है, तो ये इतना निष्पक्ष रह पाएगा कि स्वयं उचित मूल्य की अदायगी करके ही उस संपत्ति को अपने पक्ष में लेगा। इसकी उम्मीद कम से कम इस व्यक्ति से नहीं है जो लोक सेवक है। इसकी उम्मीद तो किसी साधु से हो सकती है, किसी संत से हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति से ही हो सकती है। इससे यह उम्मीद नहीं है कि ये उचित मूल्य चुकाए, ये उचित मूल्य चुकाए और फिर किसी चीज को ले। इसलिए जरूरी है कि चूंकि ये लोक सेवक है, इसमें सेवकाई है और वो सेवकाई ईश्वर के प्रति नहीं है, व्यक्तियों के प्रति है। इसलिए ये प्रतिबंध लगाना जरूरी है कि ये उस क्रय में जो स्वयं ये करेगा उसमें ना तो बोली लगाएगा संपत्ति को खरीदने के लिए और ना ही उस संपत्ति को क्रय करेगा। ठीक है, ये प्रतिबंध लगाना जरूरी है। और अगर ऐसा करेगा तो इसे दंड भी मिलेगा। और अक्सर विधियों में यह कहा जाता है, ये लिखा होता है कि जो उस नीलाम को करने के लिए अधिकृत है, जिसके अंतर्गत वस्तु नीलाम हो रही है, वो न अपने लिए बोली लगाएगा, न खुद उसको क्रय करेगा और न किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी संविदा करेगा कि वो अन्य व्यक्ति उस वस्तु को खरीद ले और कालांतर में इनके द्वारा मांग करने पर वो वस्तु पुनः इन्हें संविदा के माध्यम से ही प्रति अंतरित कर दे। और अगर इन्होंने ऐसा किया लोक सेवक महोदय ने, तो जिसने इन्हें बाद में संपत्ति देने के लिए संपत्ति विक्रय की है, वो अगर इनके साथ संपत्ति को वापस कर देने की संविदा का पालन न करे तो ये न्यायालय की प्रक्रिया से इस संविदा को लागू नहीं करा सकते, इसलिए क्योंकि यह संविदा प्रारंभतः शून्य है। सेक्शन 23 धारा 23 भारतीय संविदा अधिनियम के मुताबिक, क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 ये कहती है कि अगर कोई संविदा ऐसी है जिसे लागू करने से किसी विधि के उपबंध विफल हो जाएंगे तो उस संविदा का प्रवर्तन न्यायालय नहीं कराएगा, क्योंकि वो प्रारंभतः शून्य मानी जाएगी। विधि प्रतिबंध लगा रही थी कि आप इस संपत्ति को नहीं खरीदेंगे, तो आपने चालबाजी की, आपने खुद तो नहीं खरीदा, आपने खुद तो क्रय नहीं किया, लेकिन मिस्टर ए से कह दिया तुम इसे खरीद लो, और मिस्टर ए से संविदा कर रखी है कि जब तुम खरीद लोगे 2 महीने बाद तुम हमें इसे वापस कर देना। अब मिस्टर ए ने कह दिया कि हम तो देंगे नहीं वापस। अब मिस्टर ए के खिलाफ आप मुकदमा ले आए कि इन्होंने हमसे संविदा की थी और अब मुकर रहे हैं उस संविदा से। अब अगर इस मिस्टर ए और आपके बीच हुई इस संविदा को लागू कराया जाए तो विधि के उपबंध विफल हो जाते हैं, उस विधि के जो आपको संपत्ति खरीदने से रोकने के लिए बनाए गए थे। इसलिए यह संविदा धारा 23 भारतीय संविदा अधिनियम के मुताबिक प्रारंभ से शून्य है, और चूंकि यह प्रारंभ से शून्य है इसलिए इसके बारे में माना यह जाएगा ये कभी अस्तित्व में आई नहीं, और जब आई नहीं तो इन्हें खरीदी है संपत्ति, तुम तो मतलब क्या है। तो संपत्ति तो आपको नहीं ही मिलेगी, ये तो तय हो गया, दंड भी मिलेगा। और दंड काहे में मिलेगा? 203, बिकॉज यू हैव डिसोबेड। ठीक है, वही कहेंगे नौकर होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मालिकों के द्वारा दी, ये किसका हुक्म है? विधायिका का, और इसी के तो तुम नौकर हो। ठीक है, नौकर होकर मालिक का हुक्म ये नहीं मानोगे तो तुम्हें संपत्ति तो नहीं ही मिलेगी, दंड भी मिलेगा। यही तो समझने में दिक्कत है डीएम साहब को कि हम नौकर हैं, यही तो उनका अहम स्वीकार नहीं करता, और तुम्हारी मूर्खता स्वीकार नहीं करती, तुम उनके साथ फोटो खिंचा रहे हो। ठीक है, अजीब हालत है। तो कहता है 203, लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है, जो कोई लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह अमुक संपत्ति को न तो क्रय करे और न उसके लिए बोली लगाए, या तो अपने निज के नाम में या किसी दूसरे के नाम में
अथवा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या अंशों में, कि 50% तुमने खरीद लिया हो 50, या अंशों में उस संपत्ति को क्रय करेगा या उसके लिए बोली लगाएगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, यहां दंड की बात हुई है। और जिस विधि में ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसको देखोगे तो वहां आपको यह लिखा मिलेगा कि वो संपत्ति भी उसे नहीं मिलेगी। ठीक है, बिकॉज ही वॉज नॉट इंटाइटल्ड, ठीक है, टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। अच्छा, आगे भी लिखा है, हाँ हाँ ठीक है। और यदि वह संपत्ति क्रय कर ली गई है तो वह, ठीक है, अधिग्रहित कर ली जाएगी, ये लिखा होना चाहिए, हमारे में गलत मिसप्रिंट है, अधिग्रहित कर ली जाएगी, यानी संपत्ति भी गई और डंडे भी आपके पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप नौकर हैं, अपनी हैसियत ध्यान में रखें, मालिकों का जो हुक्म है उसे बजा के लाएं, अगर वो नहीं बजाया तो आपको उसका परिणाम देखना होगा। ठीक है, आपको मना किया गया, क्यों खरीद रहे हैं? ठीक है, तो ये 203, जब आप विधि विरुद्ध ढंग से बोली लगाते हैं, क्रय करते हो। मजेदारी है कि इस चैप्टर से भी पूछ देते हैं, हमने जब प्री दी है तो इस चैप्टर से भी पूछते हैं वो, और विशेषकर जो आए हैं आपका निर्भया केस से, वो तो झूठ जरूरी पूछ देते हैं। ठीक है, अब कहता है 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण। ये लोक सेवकों से संबंधित अपराध है, ये लोक सेवकों के द्वारा किया जाने वाला अपराध नहीं है। अभी तक हम लोगों ने लोक सेवकों के द्वारा किए जाने वाले अपराध देखे थे, जो अपराध सिर्फ लोक सेवक कर सकते थे, वो अपराध देखे थे। अब लोक सेवकों से संबंधित अपराध जो कि सिर्फ 2 हैं, कहता है कि जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का बहाना यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता, या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा, और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का बहाना ये जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता। ये एक भाग सेक्शन का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, करता है, या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा। ठीक है ना, धारण करने का बहाना यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता, या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा। उसमें वो ये नहीं कह रहा कि हम ये पद धारण करते हैं, बल्कि वो ये कह रहा है कि हम ही वो हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम शंकराचार्य हैं। ठीक है, एक बात यह हुई कि हम ये कह रहे हैं हम शंकराचार्य हैं, जबकि हम शंकराचार्य नहीं, हम ये जानते हैं। एक बात यह हुई। दूसरी बात यह हुई कि चूंकि लोग जानते हैं कि शंकराचार्य अमुक नामधारी व्यक्ति हैं, लेकिन अमुक नामधारी को लोगों ने देखा ही नहीं है, तो हम बता रहे हैं हम ही तो हैं अमुक नामधारी। अमुक नामधारी शंकराचार्य हम ही तो हैं। राम भरोसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, लेकिन राम भरोसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक गांव के निवासियों ने नहीं देखा। हम पहुंचे और हमने कहा हम ही हैं राम भरोसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक बात यह हुई, तो हमने छद्म प्रतिरूपण किया है राम भरोसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। एक बात हुई। दूसरा, हमने कहा हम आशीष त्रिपाठी हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जबकि हम जानते हैं हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है। ये दोनों तरीके हुए। ठीक है, ये दोनों तरीके अपदेश के हैं, ये दोनों तरीके झूठ बोलने के। ठीक है ना, ये झूठ बोलने के अलग अलग तरीके हैं जो 2 भागों में लिखे गए।
ये कह रहा है कि जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का बहाना ये जानते हुए करेगा, वो ऐसा पद धारण नहीं करता। हम बता रहे हैं हम शंकराचार्य हैं, हम आश्रित त्रिपाठी और शंकराचार्य हैं, जबकि हम शंकराचार्य नहीं है, ये हम जानते हैं, जबकि बहाना कर रहे हैं कि मैं, ठीक है, बहाना ये जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता, या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा। अब हमने बताया कि फला नामधारी जो शंकराचार्य हैं वो हम ही तो हैं, जबकि हम जान रहे हैं कि हम आश्रित त्रिपाठी हैं। अब ये दूसरा तरीका हुआ, पर ठीक है, धोखा देने का, तो छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे बनावटी रूप में, ऐसे पदाभास से कोई कार्य करेगा, कोई कार्य, उसने कोई कार्य कहा है, उसने ये नहीं कहा कि वो काम करेगा जो लोक सेवक के नाते उसे करना चाहिए, ये नहीं कहा है, ठीक है। तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर को रिश्वत देना चाहते हो, हालांकि रिश्वत देना गलत, ठीक है, चलो छोड़ो, रिश्वत छोड़ो, रिश्वत दूसरे प्रकार का अपराध हो जाएगा। लोगों की आदत होती है चमचागिरी करने की, डीएम साहब की, हम ये जानते हैं, ठीक है। हम आपके शोरूम में घुसे और हमने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं शाहजहांपुर के, जानते हैं हम नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके बाद जो आप पर प्रभाव आएगा वो ये होगा कि अब 10 रुपए की चीज तुम 2 रुपए में देने को तैयार हो जाओगे, और अपनी इच्छा से दोगे। हम कहेंगे नहीं कि आप 10 रुपए की चीज 2 रुपए में कर लो, लेकिन चमचागिरी भी तो कोई चीज है। अभी आप 10 रुपए की चीज 2 रुपए में दोगे, और वो बेचारा जिसके तन पर कपड़ा नहीं होगा वो कुछ मांगने आएगा, तो तुम्हारी समस्त संवेदनशीलता पता नहीं कहां चली जाएगी, ठीक है, ये हम जानते हैं। इसलिए हमने क्या किया, स्वयं को कपड़े के ग्राहक के तौर पर दुकान में प्रवेश किया और स्वयं को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताया। अब हमने कोई काम कर दिया है, कोई काम कर दिया है, ठीक है, लोक सेवक का छद्म प्रतिरूपण करते हुए कोई काम कर दिया है, ठीक है ना, कोई काम कर दिया है। कहता है कि बनावटी रूप में, और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से कोई कार्य करेगा, ठीक है, अपने पदाभास, अपने पद का आभास हमने कराया और कोई काम कर दिया है, वो लोक सेवक ही कर सकता है। भाई लोक सेवक कपड़ा तो कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, हाँ, हमने वो काम किया कि जो लोक सेवक ही कर सकता है, तब तो है ही है, तब तो है ही है, लेकिन अन्य कोई काम भी अपने पदाभास में किया वो लोक सेवक ही कर सकता है, यद्यपि इस श्रेणी का नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमने कोई कृत्य करता है ये कहा उसने, यह करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी बात के हमने इस धारा में परिभाषित अपराध कर दिया है, ठीक है, और हमें इस धारा में वर्णित सजा मिलेगी। ये लोक सेवक से संबंधित अपराध है, क्योंकि हम लोक सेवक नहीं है ना, तभी तो हमने प्रतिरूपण किया है। अगर होते तो प्रतिरूपण या अपदेश करने का प्रश्न ही नहीं था, हम थे नहीं, लेकिन हमने प्रदर्शित किया, ठीक है। अगर प्रदर्शन के पीछे उद्देश्य प्रदर्शन नहीं है, ठीक है, तब यह सेक्शन लागू नहीं होगा। बहुरूपिया जो कुछ करता है उसके पीछे उद्देश्य प्रदर्शन नहीं होता, उसके पीछे उद्देश्य मनोरंजन होता है, ठीक। कानून बड़ी महीन चीज का नाम है, और कानून को समझने के लिए, ठीक है, काफी सचेत होकर, सजग होकर बैठना पड़ता है। ये मूर्खों का विषय नहीं है। यह अलग बात है कि इसके पल्ले मूर्ख ही पड़े हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने में बड़ी शानदार चीज है और समझने में बड़ा आनंद आता है, ठीक है, कि आपने प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रदर्शन के पीछे क्या है? प्रदर्शन के पीछे प्रदर्शन ही है या कुछ और है? अगर प्रदर्शन के पीछे मनोरंजन है तो वो मनोरंजन है, प्रदर्शन नहीं है। सब चीजें भाव से निर्धारित होती हैं, सब चीजें आपके मन से निर्धारित होती हैं। वस्तुओं में बोझ नहीं होता, वस्तुओं में बोझ नहीं होता, बोझ आपके भाव में होता है, ठीक है। वस्तुओं में बोझ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, गलत बात है। यह सिद्धांत ही गलत है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वस्तुओं में बोझ महसूस होता, नहीं होता, गलत बात है, आपकी मान्यता के कारण होता है।
आप अपने बच्चे को लेकर तो गोद में, ठीक है, पूरा पहाड़ चढ़ जाते हैं और आपको बोझ नहीं लगता। ठीक है, अगर बच्चे में बोझ है तो आपको लग क्यों नहीं रहा? बच्चे में कोई बोझ नहीं है, आपकी मान्यता में बोझ है, वो उसे आपको अपना लग रहा है, इसलिए कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा। मतलब बोझ महसूस हो रहा है लेकिन बोझ महसूस नहीं हो रहा है। आप थक नहीं रहे हैं उस बोझ से, थक भी रहे हैं, लेकिन वो थकान सुखद है, वो थकान दुखद नहीं है। और जरा दूसरे के बच्चे को लेके चलने को कहो, ठीक है, या आपकी इच्छा के विरुद्ध उससे आधा बोझ भी आपको लेकर चलने को कहा जाए तो चल भले ही जाओ डंडे के जोर से, लेकिन 10-10 मिनट पर जिसने बोझ दिया है उसे प्रदर्शित जरूर करते रहोगे कि वो आपके ऊपर बड़ा अत्याचार कर रहा है, ठीक है, और बड़ा अमानुष टाइप का आदमी है, ये प्रदर्शित जरूर करोगे। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि बोझ मान्यता में है, बोझ वस्तु में नहीं है, बोझ व्यक्ति में नहीं है, बोझ मान्यता में है। ठीक है, तो कानून बिल्कुल ठीक बात पर पहुंचना चाहता है, इसीलिए कानून को सत्य भगवान की संज्ञा भी दी गई। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो बात है वो उसी को समझना चाहता है। बहुरूपिया जो कुछ कर रहा है वो प्रदर्शन नहीं है, वो मनोरंजन है। ठीक है, यद्यपि प्रदर्शन कर रहा है लेकिन मनोरंजन है, इसलिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और चूंकि मूर्खों के लिए कानून होता नहीं और वो अननेसेसरी कानून को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए मूर्खों के निष्कर्ष अक्सर आप फेसबुक पर पढ़ते रहेंगे। वो मूर्खों के निष्कर्ष, और मूर्ख में आदत होती है वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन जरूर करेगा, चुप नहीं बैठ सकता। जबकि कहा यह गया कि मूर्ख का बल चुप है, वो चुप रहे तो मूर्खता उसकी प्रदर्शित नहीं होगी। लेकिन है उल्टा, जो विद्वान होता जाता है वो शांत होता जाता है, और जो मूर्ख होता जाता है वो वाचाल होता जाता है। या यूं कहें, वो जब तक मूर्ख रहता है तभी तक वाचाल रहता है, जैसे जैसे विद्वता उसमें प्रवेश करती है वो तुरंत शांत होना शुरू कर देता है। तो है उल्टा। ठीक है, तो कानून एकदम एग्जैक्ट बात पकड़ना चाहता है। आगे कहता है कपटपूर्ण आशय से, कानून हमेशा आशय की बात करेगा। कहता है कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना, यह भी लोक सेवक से संबंधित अपराध है। और यह भी बहुरूपिये खूब करते हैं, लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनते हैं, या वो जिस ढंग के मेडल्स या टोकन उपयोग करते हैं, जैसे दरोगा 3 स्टार यूज कर रहा है, कप्तान साहब अशोक किलोट यूज कर रहे हैं, उससे ऊपर के अधिकारी अशोक किलोट और स्टार ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टोकन वो उपयोग करते हैं या जो वो पोशाक पहनते हैं वो बहुरूपिया भी पहन लेता है, लेकिन बहुरूपिया का आशय कपटपूर्ण नहीं है। वो आता है, पहले वो करता है, तुरंत ही पैसे दो, तो कप्तान साहब पैसे तो नहीं मांगते हैं, तुरंत ही वो अपने को प्रकट भी कर देता है, उसका कोई आशय कपटपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर ये सेक्शन नहीं आ सकता। या जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का न होते हुए इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए, या इस ज्ञान से कि संभाव्य है कि यह विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के सदृश, यानी जरूरी नहीं वही पोशाक पहनो, उस पोशाक के सदृश भी पहन लिया, यानी आपकी पोशाक और उस पोशाक में सादृश्य है, एक जैसी दिखती है, और आपने पहनी इसीलिए है ताकि लोग विश्वास करें कि आप लोक सेवकों के उस खास वर्ग के हो। जिस खास वर्ग के लोक सेवक उस प्रकार पोशाक पहनते हैं, ये टोकन धारण करते हैं। ठीक है, ये टोकन के सदृश कोई टोकन धारण करेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। ये अध्याय यहां पर खत्म हो गया। अब जो बात चलेगी वो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, अपमान के विषय में नहीं, वो तो तुम्हारी औकात ही नहीं कर पाओ। ठीक है ना, अवमान के विषय में। ठीक है, औकात तो खैर है, जब तुम कत्ल कर लेते हो तो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अपमान कौन सी बड़ी बात है। लेकिन
अगर अपमान न भी किया जाए, सिर्फ अपमान किया जाए, यानी डिसोबीडियंस किया जाए, वो जो कुछ कह रहे हैं न माना जाए, तो भी न मानने के लिए ही आपको दंड मिलेगा, न मानने के लिए ही आपको दंड मिलेगा, सिर्फ इस बात से, जैसे जुर्माना, ठीक है, देने में व्यतिक्रम करने पर अब वो कारावास ये मिलेगा। जुर्माना तो वसूलेंगे ही, जुर्माना थोड़े माफ हो जाएगा, जुर्माना तो आपके कारावास की संपूर्ण अवधि या 6 वर्ष, ठीक है ना, या 6 वर्ष, इसके बीच आपसे वसूला ही जाएगा। और वसूलने की विधि सीआरपीसी और बीएनएसएस, सीआरपीसी 421 और बीएनएसएस में 421 के अकॉर्डिंगली जो भी करस्पॉन्डिंग धारा होगी उसमें वसूलने की प्रक्रिया दी गई, वो तो वसूला ही जाएगा। ये वसूला जाएगा नहीं, बल्कि वसूला जा सकता है यदि वसूलना चाहेंगे तो। लेकिन आपने जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया, देरी की, इसके लिए आपको सजा मिलेगी जो दंड के अतिरिक्त होगी। आईपीसी के सेक्शन थे 63, 64, 65, 66 वो सारे थे, और अब तो 8, 9, 8 क्यों 9 होगा, 8 ही है, वहां है, तो वो व्यतिक्रम करने के लिए दंड मिलेगा, और वो मुख्य कारावास जो आदेशित है दंड अपराध के लिए उसके अतिरिक्त होगा, और उसके बाद शुरू होगा। जब मुख्य कारावास आप भुगत लेंगे तब वो शुरू होगा, और उसके अलावा आपसे जुर्माना भी वसूलेंगे। तो वही बात है कि आप लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान कर रहे हो, तो इस अवमान के लिए आपको दंड मिलेगा। और वो दंड क्या क्या हो सकता है, ये अब 173 से पहले सीआरपीसी में 172 से शुरू होता था, 172 से, और कहां तक जाता था 190 तक, वो अब 206 से शुरू होगा, और जहां तक जाएगा वहां तक जाएगा। तो उसकी चर्चा हम लोग सोमवार को करेंगे। देखें।